हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज़ में हम अभी तक मैक्सिमम पार्ट कवर कर चुके हैं। लास्ट पार्ट ये है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल। ये इकलौता ऐसा पार्ट है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्या है, सब्सटेंटिव रोल प्ले करता है। जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट का नेचर क्या है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। लेकिन इस प्रोसीजरल लॉ के होते हुए भी यहाँ पे एक पार्ट ऐसा आ जाता है जो आपका कैसा है, सब्सटेंटिव पार्ट है। वैसे देखा जाए तो एस्टोपेल भी एक तरह से प्रिजम्पशन है। हम यहाँ पे तीन तरह की प्रिजम्पशन पढ़ते हैं, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। लेकिन एस्टोपेल भी यहाँ पे प्रिजम्पशन है। अगर आप बेयर एक्ट के लैंग्वेज में चलेंगे तो प्रिजम्पशन तीन तरह की हैं, लेकिन एस्टोपेल सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स पर लागू होती है। द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल इज अप्लाइड ओनली इन द सिविल मैटर्स, सो रिमेंबर दिस। अब सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल है क्या। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल में सबसे पहले कि एस्टोपेल एक ऐसा वर्ड है जिसको लैटिन वर्ड से लिया गया है। एस्टोपेल इसका मतलब होता है स्टॉपर प्लग। स्टॉपर प्लग क्या काम करता है, किसी भी चीज़ को रोक देता है। अब एस्टोपेल भी एक तरह से क्या है, इट इज़ स्टॉप समवन टू से समथिंग, व्हाट टू से, ये हमको समझना है। देखिए सीधी सी एक बहुत सिंपल बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी भी मौके पर कोई बात कहता है और दूसरे मौके पर, अब इसने यहाँ पे कहा कि ये जो कलर है ये ब्लैक है और यहीं पे वो कह रहा है कि ये कलर तो रेड है, तो वो ऐसा नहीं कह सकता। उसके ऊपर एस्टोपेल लग जाता है उसकी स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने सेक्शन 31 में जब एडमिशन के बारे में पढ़ा था तो वहाँ भी आपने देखा था कि एस्टोपेल जो एडमिशन्स है वो एस्टोपेल क्रिएट करते हैं। इट मीन्स आपने अपनी स्टेटमेंट में जो कह दिया फिर दूसरे इवेंट पर आप उससे पलट नहीं सकते। सबसे बड़ा इसको एस्टोपेल को लाने का रीज़न क्या है, द रीज़न है आपका इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ एंड इक्विटी। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे, इक्विटी पे ये आपका बेस्ड है। इसके पीछे देखिए सबसे पहले देखा जाए तो इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल वे की बात कर लेते हैं कि एस्टोपेल आया कहाँ से। आपने इस वर्ड को तो समझ लिया कि एस्टोपेल क्या है। एस्टोपेल मान टू स्टॉप समवन, टू स्टॉप समथिंग, अपनी बात से पलटने के लिए किसी को रोकना एस्टोपेल है, सिंपल। अब एस्टोपेल आया कैसे, तो इसके लिए आपको एक मैक्सिम नोट कर लीजिए, और ये मैक्सिमम बहुत बार पूछी भी गई है। इट इज़ एन MCQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दिस। इस जो मैं मैक्सिम लिख रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी। क्या मैक्सिम है, एलिगेंस कॉन्ट्रेरिर नॉन ईस्ट ऑडियंस एलिगेंस, ALLEGANS, ठीक है। कॉन्ट्रेरियर, CONTRARIR, ठीक है। नॉन ईस्ट ऑडियंस, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। इसका मतलब क्या है, अ पर्सन एड्यूसिंग टू द कॉन्ट्रेरी इज नॉट टू बी हर्ड। अ पर्सन एड्यूसिंग टू द कॉन्ट्रेरी इज नॉट टू बी हर्ड, जो बात से पलट जाए उस आदमी को नहीं सुनना है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को स्टेट करता है, को स्टेटमेंट देता है, तो फिर वो अपनी स्टेटमेंट से पलटता है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये इस मैक्सिम का मतलब है। ये मैक्सिम MCQ में पूछी जा सकती है, प्रीलिम्स में, सो प्लीज़ नोट डाउन दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एस्टोपेल वर्ड का मतलब समझा, एक मैक्सिम समझा जिसके ऊपर ये प्रिंसिपल बेस्ड है, सिविल मैटर्स में लागू होता है। तीन चीजें हो गई, तीन क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट यहाँ पे इसका हिस्ट्री पे चलते हैं कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस। हिस्ट्री क्या है,
देखिए हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो एक केस आया था, इस केस को नोट कर लीजिए, पिकर्ड वर्सेस सीयर्स, 1837 का ये केस है। दिस इज द केस व्हेन फर्स्ट टाइम द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल इज इवोल्व्ड बाय लॉर्ड डेनम। लॉर्ड डेनमैन के द्वारा पहली बार 1837 में एस्टोपेल के सिद्धांत को पिकर्ड वर्सेस सीयर्स के केस में लाया गया, और इस केस में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कब आया था? इंडिया, ये आपका इंग्लिश लॉ का केस है, क्योंकि 1837 में तो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट बना भी नहीं था। इंडिया में एविडेंस एक्ट बना 1872 में। 1880 में एक कंपनी थी गंगे मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, गंगे मैन्युफैक्चर कंपनी वर्सेस सूरजमल। 1880 में कैलकाटा हाई कोर्ट ने जो है एस्टोपेल के बारे में बात की, और यहाँ पहली बार प्रोमिसरी एस्टोपेल की बात की गई थी। कितने टाइप की होती है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बस ये केस नोट डाउन कर लें आप। प्रोमिसरी एस्टोपेल की बात की थी फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन दिस केस। केस लॉज आपको पता लग गए, केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक आपको पता लगा एस्टोपेल क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दो तरह की एस्टोपेल को डील करता है। टाइप की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये दो तरह की एस्टोपेल को डील करता है। कौन कौन सी टू टाइप डील करता है? पहली आपकी क्या है, जिसको बोला जाता है एस्टोपेल इन पाइस, ठीक है, यानी कि द एस्टोपेल विच इज बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, सेक्शन 115 इससे डील करता है। और 116 एंड 117 डील करते हैं एस्टोपेल बाय कॉन्ट्रैक्ट, एस्टोपेल बाय कॉन्ट्रैक्ट। दो तरह की एस्टोपेल आपकी यहाँ पे है, ठीक है। अब हम सेक्शन 115 पे चलते हैं। ये तो एक एस्टोपेल का बेसिक नेचर था। थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। हमने कहा कि एस्टोपेल जो है वो एक मैक्सिम पे बेस्ड है। कौन सी मैक्सिम है? एलिगेंस कॉन्ट्रेयर नॉन ईस्ट ऑडियंडस, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई स्टेटमेंट को देता है तो बाद में अगर वो अपने स्टेटमेंट से कॉन्ट्रेरी प्रूव करता है तो पलट जाता है अपनी बात से, तो हम उसे नहीं सुनेंगे। पिकर्ड वर्सेस सीयर्स 1837 में लॉर्ड डेनमन के द्वारा पहली बार जो एस्टोपेल के सिद्धांत को लाया गया। गंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस सूरजमल 1880 कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा ये प्रोमिसरी एस्टोपेल का आया है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट केस यहाँ पे आ जाता है, छगनलाल केशवलाल वर्सेस आपका पटेल नारायण दास 1981 सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे इंग्रेडिएंट ऑफ एस्टोपेल की बात की गई थी। अब आ जाते हैं बेर एक्ट के सेक्शन 115 के ऊपर। जब आप सेक्शन 115 की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सेक्शन 115 देखिए क्या कह रहा है। वहाँ एक तरह से देखा जाए तो उसने एस्टोपेल को बताया है कि एस्टोपेल क्या होगा। एस्टोपेल को बताया है क्या होगा एस्टोपेल, कि व्हेन एनी पर्सन, कोई भी पर्सन क्या करता है, अपनी डिक्लेरेशन के द्वारा, अपने एक्ट के द्वारा या अपने ओमिशन के द्वारा। डिक्लेरेशन क्या होता है? वो अपनी कोई स्टेटमेंट करता है। एक्ट क्या है? उसके द्वारा किया गया कोई काम। ओमिशन जो उसे करना था पर उसने नहीं किया, दैट इज नोन एज ओमिशन। एक्ट और ओमिशन में हमने आईपीसी में बहुत अच्छे से इसके डिफरेंस को डील किया था। तो इन तीन चीज़ों के माध्यम से, डिक्लेरेशन के द्वारा, एक्ट के द्वारा या अपने ओमिशन के द्वारा, इंटेंशनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटेंशनली होना बहुत ज़रूरी है। इंटेंशनली क्या करता है? या तो कॉज करता है या फिर परमिट करता है। कॉज और परमिट क्यों दिया गया है कि भाई देखिए, अब मान लीजिए हम किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सामने वाला बेवकूफ़ बन जाता है, तो सामने वाले की भी तो गलती है ना, लेकिन मैंने उसे बेवकूफ़ बनने दिया, ये मेरी गलती है। इट मीन्स आई कॉज्ड हिम या आई परमिट हिम, इसलिए दोनों वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं। अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग, किसी दूसरी चीज़ के लिए बिलीव करता है अबाउट द ट्रूथ ऑफ दैट, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ नाइदर ही नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव,
किसी व्यक्ति के द्वारा अपने डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन से किसी दूसरे व्यक्ति को इंटेंशनली कॉज करता है या परमिट करता है कि किसी बात को सच मान ले। और ये सब होने के बाद सेकंड, वो कभी भी या तो वो सेल्फ या उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन और इज रिप्रेजेंटेटिव टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग, उससे वो डिनाई नहीं कर सकता, पलट नहीं सकता, क्योंकि उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल लग जाता है। इलस्ट्रेशन से समझेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से चीज़ समझ में आएगी। अब मान लीजिए कि ज़मीन है, ये एक लैंड है, और ये लैंड क्या है, ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है। बी के पोजेशन में है, ध्यान से समझिएगा, बी का पोजेशन है, और ए जो है इसका एक कोर्ट में केस चल रहा है। ए कह रहा है कि मेरी ज़मीन है, कोर्ट में बात चल रही है। इस ज़मीन की जो मार्केट कॉस्ट है ये अराउंड 50 करोड़ है, बहुत होते हैं 50 करोड़। अब ए क्या करता है, ए मिलता है किससे, जेड से, और जेड को कहता है कि मैं ये ज़मीन तुम्हें 10 करोड़ में दे दूंगा। अब जेड क्या है, जेड को नहीं पता ये केस चल रहा है, और कहता है कि ज़मीन मेरी है। अब जेड हो जाता है एग्री, और ये 10 करोड़ रुपए इसको दे देता है कि बड़ी सस्ती ज़मीन मिल रही है यार। अब जेड क्या है, इन गुड फेथ, जेड क्या है, गुड फेथ में 10 करोड़ उसको दे देता है। अब ये उसके बाद क्या होता है कि उस केस की जजमेंट का फैसला आ जाता है, और कोर्ट कहता है कि ये ज़मीन बी की नहीं है, ज़मीन तो ए की ही है। अब ए की ज़मीन होगी, ए उसका लीगली मालिक हो गया। ज़मीन कितने की थी, 50 करोड़ की, सौदा कितने में हुआ, 10 करोड़ में हुआ। ए कहता है कि मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा, क्योंकि जब मैंने 10 करोड़ की डील की तब मेरे पास टाइटल नहीं था, अब टाइटल आ गया है, मैं तो 50 करोड़ में दूंगा। भाई जेड का क्या कसूर है यहाँ पे बताइए, जेड की कोई गलती है क्या? जेड ने गुड फेथ में 10 करोड़ दिए। अब ए अपनी बात से नहीं पलट सकता, ये नहीं कह सकता कि मेरा टाइटल इधर अब नहीं बेचूंगा, उसे वो ज़मीन 10 करोड़ में ही देनी पड़ेगी, 40 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि ए की गलती है, जेड की कोई गलती नहीं है। देखिए अगर इस बात को, ए की बात को अगर एग्री कर जाते हैं तो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल यहाँ फेल हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ फेल हो जाता है। बिकॉज जेड को क्या होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। वी आर हेयर टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम द फ्रॉड बाय दैट, ए ने फ्रॉड ही तो किया उसके साथ, ठीक है, तो किसी भी दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए उसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल लग जाएगा। ना तो ए और ना ही इसके रिप्रेजेंटेटिव कल को इस बात से पलट सकते हैं। ये आपका एस्टोपेल है। जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझाया है कहीं ना कहीं उसी तरह की बात की गई है आपकी इस इलस्ट्रेशन में भी, और यही इलस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं जब आप केस पढ़ेंगे आपका, तो जो मैंने आपको केस नोट कराया था पिकर्ड वर्सेस सीरस का 1837, ये उसी से डील करता है, ठीक है। और यहाँ पे एस्टोपेल बाय कंडक्ट, जिसको एस्टोपेल इन पाइस भी कहते हैं, ये आपकी फर्स्ट टाइम इसी केस में यहाँ पे आई थी। किसके द्वारा, लॉर्ड डेनमैन के द्वारा। अब देखिए, अब दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं, इसके हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, बट डॉक्टर इसके एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। अब एलिमेंट क्या होना चाहिए, अगर आपको कह दिया जाए कि भाई एस्टोपेल के एलिमेंट बताओ, तो आप कैसे बताओगे? इसको मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेरक पढ़ के भी हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके मेंस का क्वेश्चन इससे बहुत बार बनता है, मेंस का क्वेश्चन बहुत बार बनता है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जो भी किसी के द्वारा रिप्रेजेंटेशन की गई है, रिप्रेजेंटेशन ये इंटेंशनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटेंशनल होनी चाहिए, पहला एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा या उसके ऑथराइज एजेंट के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने होनी चाहिए। बाय, दूसरा एलिमेंट क्या है, ये किसी भी पर्सन के द्वारा या फिर उसके ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा, इनके द्वारा
ठीक है, की जानी चाहिए बाय कैसे, देयर एक्ट, ओमिशन और देयर डिक्लेरेशन। ठीक है, अब ये किसी न किसी उसके कंडक्ट के द्वारा होनी चाहिए, और दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी को उस पर क्या होना चाहिए, उसकी ट्रुथ पे बिलीफ होना चाहिए। बिलीफ होगा तभी ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, है कि नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, ये तो हो गए इसके मोटे तौर पे एलिमेंट्स। अभी आप एक सीपीसी में एक वर्ड पढ़ते हैं, रेस जुडिकाटा, और आपने यहाँ पढ़ा एस्टोपेल। इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ताकि समझ में आए। रेस जुडिकाटा और यहाँ पे आपका आ जाता है एस्टोपेल। इन दोनों टर्म में देखेंगे तो आप क्या डिफरेंस है बताइए। एस्टोपेल भी एक व्यक्ति को रोक रहा, बाद में रेस जुडिकाटा भी रोकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पर, हम जस्ट थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो एस्टोपेल क्या करता है, एस्टोपेल किसी व्यक्ति को स्टॉप करता है कि वो अपनी बात से पलट नहीं सकता, अपनी बात से पलट नहीं सकता, मुकर नहीं सकता। रेस जुडिकाटा क्या कह रहा है, तुम सेम बात को लेके दोबारा केस नहीं कर सकते। अगर केस डिसाइडेड है, इफ द मैटर इन द इशू इज substantially the same as the previous suit, you cannot file a for the subsequent suit. ये एक कोर्ट प्रोसीजर है। क्या है, कोर्ट प्रोसीजर, और कोर्ट पर लागू होता है। ये पार्टीज पर लागू होता है, पर्सन पर लागू होता है, ये कोर्ट पर लागू होता है। अंडरस्टूड। एस्टोपेल जो है पार्टी को स्टॉप करता है कि तू अपनी बात से नहीं पलटेगा, और जो रेस जुडिकाटा वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को खत्म करता है कि तुम उस केस को अटेंड नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में अगर हम बताएं ना, बिल्कुल सीधी सी बातों में, तो जो रेस जुडिकाटा है ना आपका, रेस जुडिकाटा किसी भी व्यक्ति को सेम कॉज ऑफ एक्शन पे 2 बार मुकदमा लाने से रोकता है, और एस्टोपेल आपकी कही बात को आपको चेंज करने से रोकता है। ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ तक आपको किसी को भी डाउट, आई होप सेक्शन 115 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। रेस जुडिकाटा का और एस्टोपेल का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। 115 में आपने देखा, 115 आपको एस्टोपेल के बारे में बता रहा है, यानी कि बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एस्टोपेल कैसे लागू होती है। अब 116 और 117 ये दोनों बात करते हैं एस्टोपेल बाय कॉन्ट्रैक्ट। कई बार एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है इंडेक्स बेस्ड ही, कि जो टीनेंट और लैंडलॉर्ड का है, लाइसेंसी और पर्सन का है, वो किस में आता है। तो टीनेंट का और लाइसेंसी का किस में आता है, 116 में, टीनेंट में और लाइसेंसी में। जबकि अगर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज है या बेली है, तो वो किस में आता है, वो आपका 117 में आता है। इन दोनों को हम कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको एस्टोपेल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 116 और 17 को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने डाउट्स मुझे मेल कर सकते हैं @mklegal6@gmail.com पे, और आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके जस्ट तुरंत बाद हम आईपीसी की सीरीज़ शुरू कर देंगे। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आईपीसी सीरीज विल बी स्टार्टेड। सो सी यू गाइज टुमारो एट द सेम टाइम, सेम चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।